जल्दी छोक करी छड़ी होती वो कवर करेंगे, जो कि पास्ट पेपर में भी बहुत दफ़ा आ चुका है और उसमें दोबारा भी बहुत दफ़ा एग्जाम फॉर पेडागोजिकल पर्पसेस। थे तो मैंने इस तरीके से सिलेबस को रीशफल और रीअरेंज करना है ताकि आप लोगों के लिए समझना भी आसान हो, इसको अटेम्प्ट करना आसान हो। जब हम पहले कोर्स कवर करेंगे जेंडर स्टडीज का और एंड पे आके करेंगे कि जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज में क्या फ़र्क है, तो वो आपके लिए समझना भी आसान होगा और उसको अटेम्प्ट करना भी आसान होगा। व्हाइल वी विल बी कवरिंग द होल कोर्स, I will be constantly shuffling and rearranging the whole course and अपनी लेक्चर सीरीज को इस तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो। So let's quickly jump to the topic. इसमें एक सबसे important चीज ये है कि the context of this whole concept of social construction of gender operates in a nature versus nurture debate. Again, this is something जो कि past paper में सवाल पूछा जा चुका है, which you can refer to. The nature versus nurture debate, as the name suggests, is that कि इंसानों में broadly speaking, not restricting to gender, but generally speaking, nature versus nurture debate ये कहती है, जो प्रोपोनेंट्स हैं नेचर आर्ग्यूमेंट के, वो ये कहते हैं कि इंसान का बिहेवियर जो है वो इनेट होता है। हाउ अ पर्सन एंड ह्यूमन बीइंग एक्ट्स इन अ सोसाइटी इज डिटरमिन्ड बाय हिज बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हिज जेनेटिक मेकअप, उसने क्या अंदर से उसके सारे केमिकल फोर्सेस हैं, एंड सोसाइटी नो वे इन्फ्लुएंसेस और इम्पैक्ट्स अ पर्सनस बिहेवियर। द नर्चर आर्ग्यूमेंट ऑन द अदर हैंड आर्ग्यूज दैट इंसान का जितना बिहेवियर है वो प्री रिटन नहीं है, प्री वायरिंग नहीं हुई हुई उसकी, बल्कि वो लर्नड बिहेवियर है। वो दुनिया में आकर बचपन से लेकर अपनी मौत तक जो वो चीज़ें सीखता है, जिन एक्सपीरियंस से गुजरता है, जो एजुकेशन हासिल करता है, जिन जगहों पे जाता है, जो उसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बेसिस पे वो लर्न करता है। इसीलिए इट्स कॉल्ड नर्चर, नर्चरिंग समथिंग, डेवलपिंग समथिंग। सो दिस इज द लार्जर नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। तो जिसकी एक फॉर इंस्टेंस दैट देयर आर सर्टेन स्टडीज दैट शो दैट वी इनहेरिट जीन्स दैट आर रिलेटेड टू सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या आप जनरली कूल हेडेड हो, दिस इज largely determinant of your genetic traits. But sometimes we found that identical twins grow to develop very different personalities, हालांकि both have inherited very similar genetic makeup. So इसके ऊपर जो evidence है empirical, that is divided. So it's some studies favor the nurture argument, some favor the nurture argument. So over the course of time, modern scientists या modern theories के ऊपर accepts a bit of both, that there are certain nature factors, nature related factors, and a lot of nurture related factors. So nurturing happens as a top layer beneath this overarching nature of human beings. इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की बात करें, तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की थ्योरी का फंडामेंटल प्रेमिस या बेसिक आइडिया ये है, इट प्लेसेस इटसेल्फ लार्जली इन द नर्चर सेक्शन। इट माइट वांट टू एक्सेप्ट कि ठीक है कुछ चीज़ें होंगी नेचर से, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जो इंसान के जेंडर रोल्स हैं, अगेन रिफर बैक टू द फर्स्ट लेक्चर, सो कि जिसमें हमने डिफाइन किए थे कि जो जेंडर रोल्स हैं कि what are the appropriate behavior prescribed to each particular sex, वो सोसाइटी और कल्चर बनाते हैं, और सोसाइटी और कल्चर उनको डिफरेंट तरीके से फिर इन्फ्लुएंस करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं और एस्टैब्लिश करते हैं। सो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हुई है कि हाउ के वाई बायोलॉजिकल फैक्टर्स में प्ले सम पार्ट, बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो सोसाइटल कन्वेंशन है, सोशल रूल्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन, रिलीजन, mass media, advertisement, ये सारे influence करते हैं in developing men and women into completely two distinct personalities या two different जो उनसे behaviors expect किए जाते हैं। Now let's quickly go on to the theories which relate to this concept. So I've broadly categorized the theories of social construction of gender into three categories. The first is the theory of historicism, which argues कि तारीख में कुछ ऐसे historical events हुए हैं जिनकी वजह से उन historical events की culmination की वजह से ये gender roles develop हुए. The second is ethnomethodology and symbolic interactionism. Don't get scared by the name. People who have no relation to this jargon पहले जिंदगी में, लेकिन this is a very simple concept. It's the idea कि कैसे society train करती है लोगों को to act in a certain way. The third is the theory of material dependence. So now the first theory, which is of historicism, इस theory के मुताबिक कुछ specific historical events कुछ systems और ideas और institutions को जन्म देते हैं।
जब हम बात करते हैं खास तौर पे जेंडर रोल की, तो इसमें अगेन आई विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट बुक्स एंड डिफरेंट ऑथर्स इन द होल कोर्स ऑफ दिस सीरीज व्हिच यू शुड रेफर टू, जिनको आपको रेफरेंस करना है। आपने उनको लिखना भी ब्लैक पॉइंटर से इन रेफरेंसेस को, ताकि आप एग्जामिनर को ये दिखा सकें कि आपने मेहनत किया है या आपको सब्जेक्ट पे कमांड है। सो यू वुड नॉट हैव टू रीड एनी एक्स्ट्रा बुक, एनी एडिशनल बुक। मैं रेफरेंसिंग करके आपको उसकी समरीज आइडियाज के बीच में साथ साथ हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में करवाता जाऊंगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट कॉपी पेस्ट दैट एंड गेट गुड स्कोर। सो गर्डा लर्नर की थीरी, जो कि उसकी किताब द क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की में, वो ये कहती है कि जो सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेंस है, दिस वाज क्रिएटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन हिस्ट्री व्हिच इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ इंटरैक्शंस। द सीक्वेंस इज कि इंसान पहले हंटर गैदरर सोसाइटीज में रहता था। दिस इज प्रायर टू एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के, जब इंसान ने एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं की थी तो हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता जो हर्डर ट्राइब्स थे, जिसमें आप यानी कि हंटर गैदर ट्राइब्स थे जो कि घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, उन्होंने सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा। सो एनिमल्स जब डोमेस्टिकेट होना शुरू हुए तो इसकी वजह से फिर मर्दों को औरतों की रिप्रोडक्टिव फैकल्टीज की इंपॉर्टेंस समझ आई, बिकॉज सबसे पहले जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का नोशन डेवलप हो गया इन एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन की वजह से। सो जब एनिमल्स डोमेस्टिकेट इंसान ने करना शुरू कर दिए तो इतनी भैंसें, इतना आपका जो है बफलो, दे बिकेम योर ओन। सो योर एनिमल्स बिकेम योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ओनरशिप ऑफ हर्ड्स की वजह से, तो इंसान के अंदर, मर्द के अंदर इन पर्टिकुलर, ये जस्तजू हुई कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरी प्रोजनी मेरे बच्चों में ही जानी चाहिए। तो चूंकि मेरी प्रोजनी सिर्फ मेरे बच्चों में जानी चाहिए, इसलिए औरत की चैस्टिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। बिकॉज इफ अ वुमन इज हैविंग किड्स फ्रॉम मल्टीपल हस्बैंड्स, दिस मीन्स दैट आई एम नॉट श्योर इफ माई प्रॉपर्टी जिस बंदे बच्चे को जा रही है मेरी इस बीवी से, क्या वो इज the only my exclusive wife or not. So that was the rationale that early humans thought. So hence men thought that their wives should be chastised, should be virgin, and as such this basic concept of chastity of women or expectation of women to be loyal to the man developed because men wanted to transfer their private property to their own progeny. सेकेंड, इसमें लेवी स्ट्रॉस ने इसी के कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक्सचेंज ऑफ वुमेन, जो उसकी किताब है उसके अंदर एक्सप्लेन किया कि ओवर टाइम जब हिस्ट्री प्रोग्रेस की तो वुमेन वर स्टार्टेड बीइंग ट्रीटेड एज कमोडिटी। इसको जिस तरह हमने ऑब्जेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप कमोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। कमोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट या कमोडिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि समथिंग दैट इज वैल्यूएबल बिकॉज इट गेट्स सम मटेरियल बेनिफिट्स। तो औरतों को एज अ टूल देखा जाने लग गया फॉर मटेरियल बेनिफिट ऑफ मैन, फॉर देयर ग्रीड और फॉर देयर गोल, फॉर अटेनिंग मोर पावर एंड मोर वेल्थ। कैसे? मैरिज अलायंसेस डिफरेंट ट्राइब्स में होने लगे। सो पुराने ज़मानों में ट्राइब्स के दरमियान अलायंसेस जब करने होते थे तो डिफरेंट ट्राइब्स के दरमियान शादी करवा दी जाती थी। सो वुमेन्स चॉइस डज नॉट मैटर बिकॉज द मेल हैड वांटेड टू अलाई हिमसेल्फ विद द किंग ऑफ अनदर एम्पायर, तो वो फिर उसकी बेटी से शादी कर लेता था। एंड दैट्स हाउ दे हैड अ वेरी परपेचुअल and long-lasting alliance. So that's one. Second, forcing women to participate in festivals, enforced prostitution and sex slavery. Game of Thrones reference, history के अंदर ये हमें it's replete with how women were treated inhumanly and they were prostitution और brothels और ये सारे establish हुए for male pleasure और male warriors के लिए, और औरतों को as a commodity बहुत जगहों पे treat करने जाने लगा। जब agricultural revolution आई और इंसान ने फार्मलैंड्स डेवलप की और रादर देन ट्रैवलिंग ऑल द वे टू इन सर्च ऑफ फूड, इंसान ने अपनी एक ही जगह पर रहते हुए बहुत ज़्यादा फूड ग्रो करना सीख लिया। तो औरतों की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और औरत का रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज बिकेम एन इकोनॉमिक एसेट फ्रॉम मैन। व्हाई? बिकॉज मैन नीडेड people to manage their farms and they needed free labor for that. Children were one such free labor. So because women could produce kids that men would then have managing their farmlands, so this meant that women's reproductive abilities become an important asset. This meant that औरतों की आहिस्ता आहिस्ता सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझे जाने लगी या इन्फोर्स उनके ऊपर किया जाने लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करें और बच्चों की परवरिश करें, जो बच्चे बाप के बाद में फार्मलैंड्स को मैनेज करें।
and this would keep on continuing. So this was the time when women were domesticated, in particular at their own houses, doing their uh, nurture अपना जो है ना of their children rather than going out and work, खुद वो काम करें. So that's the second important instance that happened. इसके कॉन्टेक्स्ट में जब हिस्ट्री मजीद प्रोग्रेस की तो आहिस्ता आहिस्ता चूंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल होती जाती रही, आहिस्ता आहिस्ता मर्दों की फेवर में चीजें होने लगी और मर्दों का पावर डेवलप होने लगी और औरतों को घर की चार दीवारी में धकेला जाने लगा और उनको सिर्फ बच्चे पैदा करने और बच्चों की परवरिश करने और काम से दूर किया जाने लगा. तो आहिस्ता आहिस्ता एक सोशल सिस्टम ही इस तरीके का बन गया where men had economic, political and social power and women did not. Hence, consequently, legal codes establish होना जब शुरू हुए, laws बनना शुरू हुए, तो they differentiated between respectable and non-respectable women from the eyes of men. Hence, जितने फिर बाद में बड़े बड़े historians, emperors, history लिखने वाले scribes, scholars जितने आए वो ज़्यादातर चूँकि मर्द थे, and everything is written from the perspective of those who are in positions of power. तो जितने बिलीफ सिस्टम्स बने, हीरोज की स्टोरीज बनाई गई, एक्सप्लेनेशन सिस्टम्स बनाए गए, कल्चरल बिलीव्स, लीगल कोड्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, वो मर्द के पर्सपेक्टिव से बनाए गए और मर्द की पावर को इंट्रेंच करने के लिए बनाए गए, which largely excluded women. Hence, gender roles आहिस्ता आहिस्ता फिक्सेट होने लग गए और patriarchy became firmly ingrained within the fabric of society through these chain of historical events that I've just explained to you. The second theory that complements this concept of social construction of gender, that how gender is a concept that is socially constructed and not biologically determined, is the concept of ethnomethodology and symbolic interactionism. It's a very simple concept. The idea is that different interactions की वजह से और socialization की वजह से लोग डिफरेंट आइडेंटिटीज और डिफरेंट बिहेवियर्स अपने डेवलप करते हैं. एंड मेन एंड वेमेन बेसिकली लर्न देयर रोल्स इन सोसाइटीज एज दे ग्रो ओल्ड. सो सोशलाइजेशन जो एजेंट्स हैं वो दोनों जेंडर्स को, दोनों सेक्सेस को डिफरेंटली सोशलाइज करते हैं. किस तरीके से? अगर आप पेरेंटिंग लेवल पे देखें तो बच्चों के नाम जिस तरीके से रखे जाएंगे, जिन खिलौनों के साथ वो खेलेंगे, जो लेबल्स उनके साथ एसोसिएट किए जाएंगे. सो अगर एक लड़का रोता है तो उसको कहा जाता है टू मैन अप, दैट मैन डोंट क्राई. फॉर इंस्टेंस अगर बहनों और भाई में झगड़ा होता है तो लड़की को बोला जाता है कि बॉयज विल बी बॉयज. या जनरली सोसाइटी में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि लड़कों ने तो सुधरना नहीं है, तो हाउ अबाउट यू कॉम्प्रोमाइज. तो औरत को इट इज टॉट टू बी कॉम्प्रोमाइजिंग एंड मैन आर नॉट टॉट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप. स्कूलिंग के अंदर फॉर इंस्टेंस आपको जिस किस्म का करिकुलम पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स आपकी डिफरेंट होंगी. मर्दों की स्पोर्ट्स ज्यादा एथलेटिक, ज्यादा एनर्जेटिक होंगी, which will give them a sense of authority and power and domination. और औरतों की स्पोर्ट्स ज्यादा फेमिनिन होंगी. इस तरह दूसरी एक्टिविटीज भी in such a fashion will be designed from this perspective. फिर peer groups के अंदर क्या होता है? Peer groups are your colleagues, your cohorts, your friends, your professional colleagues. तो जनरली फिर इन नॉर्म्स के साथ कंफर्म करने का प्रेशर उनकी तरफ से भी आता है. सो फॉर इंस्टेंस जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जो लड़कियां होती हैं, एक लड़की को दूसरी लड़कियों का इन्फ्लुएंस होता है कि इफ other girls are conforming better to their role and getting social appreciation from their friends, from their teachers, from their parents. एक लड़की जो बहुत खूबसूरत है और बड़ी वो तैयार होके आती है, and she gets a lot of praise from and attention from others, and she get a lot of praise from the parents and from teachers. So at a young age, this might give an impression to other girls that this is something that is ideal for us. तो इसलिए वो भी फिर उस तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं. इसी तरह वो लड़का जो बहुत माचो है, बहुत मैनलीनेस और मैस्कुलिनिटी उसकी इज ओजिंग आउट, तो एंड ही इज वेरी लाइट बिकॉज ऑफ दिस, तो इसकी वजह से फिर बाकी लोगों को लगता है दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वी नीड टू कंफर्म टू. सो एक पीयर प्रेशर का भी एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है. फिर मीडिया पोर्ट्रेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एवर सिंस दिस इंफॉर्मेशन एज इन टेलीविजन. मगर उससे पहले भी जिस तरीके से नॉवेल्स लिखे जाते हैं, जिस तरह की स्टोरी सुनाई जाती थी, फिर पॉपुलर कल्चर में जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन औरतों और मर्दों की जाती है, हीरोज, पॉलिटिशियंस, वो एक आइडियल जेंडर का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं. तो ये आइडिया कि चूंकि मर्दों ने जनरली टीवी पे अपनी सोसाइटी में ज्यादा मर्दों को पॉलिटिशियंस के रोल में देखा है, तो ऑटोमेटिकली
उसकी मिसाल ये बड़ी अच्छी बन जाती है कि बहुत सारे लोग फिर कंसिडर करते हैं कि मर्द मेक आइडियल पॉलिटिशियंस एंड वुमेन डोंट, प्रिसाइसली एंड सिंपली बिकॉज द फैक्ट कि उनकी ज़िंदगी में विजिबिलिटी ज़्यादा रही है ऑफ वाचिंग मेल पॉलिटिशियंस, हेंस दे थिंक दैट ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी मेल, या जनरली उनको मर्द पॉलिटिशियंस को वो प्रेफर करते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स इन हाउ पीपल एंड लर्न देयर जेंडर्स. फिर इसी तरीके से सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होते हैं. तो जो सोशल बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है मर्द से और औरत से डिफरेंटली, अगर वो अपने अपने अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेड सोशल बिहेवियर से कंफर्म नहीं करते, फॉर इंस्टेंस इफ अ वुमन wants to break out of that social expectation and wants to be more brave, more outgoing, more adventurous, defy the norms, then she will be labeled rebellious, she will be called different names, तो उसको condemnation का सामना करना पड़ेगा. While a woman who conforms to these roles will be appreciated, and the same is true for how men are expected to do. So for instance, इसमें एक बड़ी important ये एक अच्छी illustration है कि why boys are not expected to play with dolls and women not expected to play with cars and trucks. तो gender roles को reverse कभी क्यों नहीं किया? तो हमेशा से चूंकि एक ही तरह से बचपन में ट्रेनिंग उनकी डिफरेंट तरीके से की जाती है, that is why they develop different personalities. इसमें जूडिथ बटलर का कॉन्सेप्ट जेंडर परफॉर्मेटिविटी का आता है, डूइंग जेंडर. शी बेसिकली आर्ग्यूज दैट किसी का भी एक जेंडर या दूसरा जेंडर नहीं होता. हम इस तरीके से बोलना पड़ता है. द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स अस टू वॉक, टॉक, एक्ट, बेसिकली बिहेव इन अ फैशन दैट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट वन इज आइदर अ मैन और अ वुमन. इसके अंदर सिमोन डे बुवायर की बहुत ही एक अच्छी जो किताब है द सेकंड सेक्स, उसके अंदर शी हैज आर्ग्यूड दैट मेन सिंस हैव बीन पोजीशन ऑफ पावर. तो उन्होंने अपने आप को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर के साथ डिफाइन किया, स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंशियल, अथॉरिटेटिव, एंड दे हैव डिफाइंड वुमेन विद एवरीथिंग दैट इज ऑपोजिट टू अ मैन, सो फ्रैजिल एंड सबमिसिव, एंड दिस इज समथिंग दैट बेनिफिट्स मेन जनरली एंड दैट डज नॉट बेनिफिट वुमेन. एंड सब्सिक्वेंटली जो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं वो इस किस्म के बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करता है. Hence, this very famous quotation by Simone that one is not born but rather becomes a woman. और ये कॉन्सेप्ट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म और साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म में भी रिपीट होगा जब हम डिस्कस करेंगे. नैंसी चोड्रो का एक बड़ी मॉडर्न फिलोसफी है. इसके अंदर शी आर्ग्यूज दैट बेसिकली जो घर के अंदर ऑब्जर्वेशन होती है उसकी वजह से भी डिफरेंट जेंडर रोल्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं, जेंडर डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है. Because boys see their fathers having control and being in charge and have power, and girls see their mothers being submissive and always responding to dad. So boys automatically internalize कि हमारी बात की अहमियत ज़्यादा है और औरतों की बात की अहमियत कम है, तो हमारे जो फ्यूचर स्पाउसेस होंगे उनकी बात की अहमियत भी कम होगी. सिमिलरली लड़कियों को चूंकि उन्होंने अपनी माँ को सारी उम्र कॉम्प्रोमाइज करते देखा होता है, तो उनको लगता है कि दैट्स व्हाट आवर पोजीशन इन सोसाइटी इज. हेंस हर बुक द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग, कि जो ये मदरली फिगर, मदर का जो रोल है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है. दिस कॉन्सेप्ट विल रिटर्न इन साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म. द लास्ट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल डिपेंडेंस. दिस इज वेरी सिंपल. द थ्योरी गोज कि चूंकि औरतें इंडिपेंडेंट नहीं है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज में एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन मेन. शादी से पहले फॉर इंस्टेंस अ वुमन इज मटेरियली डिपेंडेंट ऑन हर फादर एंड आफ्टर मैरिज शी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड. तो जिसकी वजह से, उस डिपेंडेंस की वजह से they are basically forced and to give in to whatever men want. So because men have financial power, अगर आप इसको zoom out broader perspective में देखें, historically चूंकि मर्दों के पास financial power रही है, इसी वजह से they were able to create social institutions, legal codes, political systems that favor them. And चूंकि औरतों के पास नहीं रही, so they have largely been excluded from this. और अगर आप इसको zoom in करें और एक बहुत close perspective में देखें, तो household में ही आपको नजर आता है कि घरों में भी अगर औरत के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो शी विल बी एक्सपेक्टेड टू बिहेव एंड डू व्हाटएवर मैन डिजायर्स, एंड व्हाट मैन डिजायर विल बी व्हाट वुड बी बेनिफिशियल टू हिम. सो दिस इज अ फन फैक्ट कि जो हम औरतों के लिए सिंबल यूज करते हैं और मर्दों के लिए सिंबल यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट. औरतों के सिंबल यूज करते हैं, दैट इज सिंबल ऑफ रोमन गॉडेस ऑफ लव, सेक्स, ब्यूटी एंड फर्टिलिटी, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द हैंड मिरर ऑफ द रोमन गॉडेस वीनस, so reflecting beauty. And for men it is this reflects the shield and spear of the Roman god of war, necessarily emphasizing authority. I'll see you guys in the next lecture.